हेलो फ्रेंड्स, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी जो हमारा EMRS है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, उसके लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, देन एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, then advertisement in Hindi, syllabus for the post of principal, apply for the post of principal, syllabus for post of PGT, apply for the post of PGT, syllabus for the post of non-teaching staff, then apply for the post of non-teaching staff and recruitment rules for EMRS staff। तो कितने पोस्ट है, एक तो हो गया नॉन टीचिंग, दूसरा हो गया आपका PGT और तीसरा हो गया आपका प्रिंसिपल। तो ये 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट में से नॉन टीचिंग में और भी पोस्ट है, जैसे कि हम देखेंगे आगे जाकर जूनियर सेक्रेटरीट है, लैब अटेंडेंट है, ऐसे करके और भी एक पोस्ट है। तो ये हो गया आपका टोटल पोस्ट। तो हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है, हम जाके इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन और इसे हम देखेंगे फर्स्ट टू लास्ट तक कि क्या क्या चीज़ें हैं। डेफिनेटली जो चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं हो वो हम इग्नोर करेंगे और हम ज्योग्राफी से डील करते हैं, यानी हमारा जो डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो डेफिनेटली हम ज्योग्राफी स्टूडेंट्स कहाँ कौन सी पोस्ट में एलिजिबल है, हम सिर्फ उसी पोस्ट को देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट से है तो ज़रूर आप इस नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेना डाउनलोड करके, ठीक है, और देख लेना। तो ये हो गया आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो दिया है, उसका PDF हम देखेंगे। देखो ईयर 2023। अब यहाँ पर सारी चीज़ें इंडेक्स करके दिया हुआ है। तो हमको देखो अपेंडिक्सेस यहाँ पर सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन तक हमको दिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सर्टिफिकेट वगैरह देख लेना, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ भी हमको देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EMRS दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हो तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट्स, फ़ी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़ी बहुत ही हाई है, देखो फ़ी बहुत ही हाई है। तो इसका जो लास्ट डेट है वो होगा 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड इसको एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा डेफिनेटली। ठीक है, देन देखो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको लगेंगे 2000 रुपीज़ और PGT पोस्ट के लिए आपको लगेगा 1500 रुपीज़ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए लगेगा आपका 1000 रुपीज़। बहुत ही हाई है, ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं। NTA ने पता नहीं क्यों इतना फीस ले रहा है, सीटेट के लिए ले रहा है 1200, पता नहीं यार क्या चल रहा है। चलो, देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक नहीं बोला गया है और ड्यूरेशन कितना होगा ना, 180 मिनट्स फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स, यानी जो टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि PGT प्रिंसिपल हो गया, इनके लिए आपका 3 आवर का टाइम मिलेगा और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको मिलेगा 150 मिनट्स यानी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस तो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब बाकी कुछ नहीं हुआ है, तो सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट बता दिया गया है कि 31 जुलाई आपका जो होगा लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप की। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम उसके बाद होंगे, तो आपके हाथ पूरा 1 मास एटलीस्ट तो है ही है डेफिनेटली। तो हम 2 मंथ भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। चलो, बाकी हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं होंगे। आप स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम्स के बारे में हम देख लेंगे। तो टोटल वैकेंसीज क्या क्या है नहीं है वो हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए वैकेंसीज है 303, PGT के लिए है 2266। तो बेसिकली ये हमारा किसी काम का नहीं होता। तो टोटल जो है एक बार देख लो 4062, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 4062 है। अब देखो प्रिंसिपल के लिए तो आपको यहाँ पर आपका मेन बताते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, वो सीट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ग्रुप A, तो यहाँ पर OBC के लिए है 81 NCL। ठीक है, बाकी कैटेगरी आप देख लेना। हम जाएंगे PGT पर। तो
पीजीटी पर आकर यहाँ पर ओबीसी के लिए देखेंगे सिर्फ कौन से सब्जेक्ट में, हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट में। तो 8 नंबर पर है, देखो जियोग्राफी सब्जेक्ट में टोटल है 154, टोटल है कितना 154, बहुत ज़्यादा नहीं है, 154 ही है ओनली। जियोग्राफी में कितना है 154, वो भी ओबीसी में सिर्फ है 41, ओबीसी में सिर्फ है 41, ठीक है। तो आपको पे कितना करना पड़ेगा 41 सीट के लिए ओबीसी में। बाकी देखो सबसे जो हाईएस्ट है तो जनरल में ही होती है ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो जनरल में देखो 64 सीट्स है, ये बात है। अब तो ओबीसी भी जनरल में अप्लाई कर सकता है। अब आती है सीट, हमने देख लिया जियोग्राफी सब्जेक्ट का, प्रिंसिपल का सीट भी देख लिया कि टोटल 303 और ओबीसी में है सिर्फ आपका 81 सीट्स है ओबीसी के लिए, ठीक। बाकी सीट्स भी आप देख लेना आपके कैटेगराइज क्या है। SC ST टोटल सीट है 303 प्रिंसिपल के लिए, और जियोग्राफी पीजीटी में टोटल सीट है 154, तो प्रिंसिपल का ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसके आगे ये देख लेते हैं कि थर्ड लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है। थर्ड लैंग्वेज मतलब यहाँ पर क्या है थर्ड लैंग्वेज के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज, तो बंगाली तो है, बंगाली तो थर्ड लैंग्वेज नहीं है हमारा, बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज है, पता नहीं भाई क्या बोल रही है, ठीक है ये अच्छा। और थर्ड लैंग्वेज टीचर के लिए है ये, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेज टीचर के लिए है, तो जो भी लैंग्वेज का जो टीचर होंगे, ठीक है, तो उसके लिए ये सीट्स दिया गया है। टोटल है आपका 180, ठीक है, टोटल 180। तो हमारा कौन सा नहीं जियोग्राफी सब्जेक्ट, हमने जियोग्राफी देख ली। अब देखो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आपका 3 पोस्ट है, एक हो गया जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, देन अकाउंटेंट एंड लैब अटेंडेंट। तो आई थिंक कि ओनली नंबर 1 पोस्ट के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एक ज्योग्राफी कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, जिसका टोटल पोस्ट है 759 और ओबीसी के लिए है 204, ठीक है। क्योंकि बाकी अकाउंटेंट के लिए आपको सीए या अकाउंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और लैब अटेंडेंट के लिए आपको 12th में शायद आपका जो है साइंस स्ट्रीम रहना चाहिए। तो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे, आई होप यहाँ पर ज़रूर दिया रहेगा। तो ये बात है, हमने देख लिया कि क्या क्या है, पोस्ट्स है और क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, क्या सीट्स है, ठीक। तो डेफिनेटली आप प्रिंसिपल में अगर शायद एक्सपीरियंस लगेगा तो हम जाके देखेंगे। और तो एक जियोग्राफी ग्रेजुएट 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकता है, एक तो हो गया पीजीटी है, दूसरा हो गया जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA। अब हम पे लेवल को एक बार देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल का जो पे लेवल है वो होगा लेवल 12, यानी स्टार्टिंग सैलरी होगा 78,800, एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो सैलरी रहेगा होगा लेवल 8, यानी स्टार्टिंग सैलरी होगा 47,600, अकाउंटेंट की सैलरी होगा 35,400, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की सैलरी होगा 19,900 स्टार्टिंग, लैब अटेंडेंट की सैलरी होगा 18,000, लैब अटेंडेंट की सैलरी होगा 18,000, राइट। तो ये हमने सैलरी भी देख लिया। तो देखो पीजीटी के लिए आपको मिल रहा है 47,600 एंड JSA के लिए मिलेगा 19,900, लगभग डबल दी सैलरी। JSA का डबल सैलरी है जो पीजीटी, अगर आप टीचर बन गए तो। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है ना, डेफिनेटली जो होगा, ओ माय गॉड, डेफिनेटली नॉट CBT। सो OMR बेस्ड पेन पेपर मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत ही बुरी बात है, ठीक है, क्योंकि इतना फ़ीस देने के बाद भी वो जाकर मेरे को नाम ठिकाना लिखना पड़ेगा जाके आधा घंटा लगा के, ठीक ना। जो नेम लिखना पड़ता है, जो रोल नंबर, उसके बाद मार्क करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। मेरे तो WB टेट में इसी में सारा टाइम गया था, ठीक है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है हमारी, फिर इतना पैसा क्यों ले रहे हो तुम। देन चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम पेपर्स, ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपका 2 ही मीडियम में एग्जाम होगा, या तो वो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ PGTs द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट V डोमेन नॉलेज विल बी इन कॉन्सर्न थर्ड लैंग्वेज। तो
पार्ट 5 क्या रहेगा ये देखना पड़ेगा। आई थिंक जियोग्राफी में इतना आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा देखो, प्रिंसिपल के लिए आपका 130 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा आपका 20 मार्क्स का। तो यहाँ हो गया आपका टोटल जो होगा 150 मार्क्स हो गया। और पर्सनालिटी टेस्ट में आपका रहेगा 40 मार्क्स। पर्सनालिटी टेस्ट में आपका रहेगा 40 मार्क्स। ये हो गया प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सिलेबस। रीजनिंग तो रहेगा पार्ट 1, देन पार्ट 2। रीजनिंग से आपका टोटल क्वेश्चन आएगा 10, एंड पार्ट 2 से यानी जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन रहेगा आपका 20, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स इच सब्जेक्ट। तो ये रहता ही है, देखो जनरल इंग्लिश KVS में भी रहता है, NVS में भी रहता है। तो ऐसा ही है, यहाँ पर बोल दिया गया कि EMRS जो है वो NVS की इन लाइन ऑफ NVS है, ठीक है। पहले लिखा था, मैंने आपको सुनाया नहीं वो लाइन, बट है, आपको पता होंगे आई होप। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा, जहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा। देन एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल्ड सिलेबस एज ऑन NESTS नेक्स्ट वेबसाइट, मतलब इसका वेबसाइट में दिया हुआ था। हमने पहले पढ़ा था कि देखो सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट ऐसे करके कुछ था वहाँ पर, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के भी नॉलेज आपको चाहिए, तो ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर कि क्या वेबसाइट है। अगर हम एलिजिबल होंगे एक जियोग्राफी गैजेट फ्रेशर्स जो है, तो हम इसे ज़रूर चेकआउट करेंगे, अगर नहीं होंगे तो हम इसे स्किप करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। देखो पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, ओके। तो प्रिंसिपल्स के तो यही सारे टेस्ट के जाएंगे, है ना, कि देखो एकेडमिक्स के जो भी है लीडर है एक प्रिंसिपल स्कूल का, तो ठीक है। चलो आप बाकी देखते हैं। PGTs में आपका होगा वही 130 मार्क्स फॉर 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स। तो टोटल आपका यहाँ पर होगा जो है 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। क्या इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं, लग रहा है तो ऐसा ही कि वहाँ पर देखो दिया हुआ था पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू 40 मार्क्स का था, और यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो मतलब इंटरव्यू वगैरह है नहीं, है ना। हाँ, तो इंटरव्यू वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ क्या होगा 150 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा। वाओ। देन आपका पार्ट 1 में क्या रहेगा, वही सेम सिलेबस जैसे ए में था प्रिंसिपल वाली में। तो ये पर देखो जनरल अवेयरनेस की 10 क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी का आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा, एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है नॉलेज ऑफ ICT। तो जिन ने UGC नेट का प्रिपेयर किया होगा उनको मदद मिल जाएगी। यहाँ पर देखो नॉलेज ऑफ ICT नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 10 क्वेश्चंस आपको रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तो रहेगा, तो जिनने UGC नेट का पेपर कर रहा है उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है ये एग्ज़ाम, ठीक है। एटलीस्ट देखो आपको क्या मिल गया, आपने रीजनिंग भी करते हो, जनरल नॉलेज ऑफ ICT भी करते हो, बट रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा है, 20 है, ऐसे रीजनिंग हो जाती है। नॉलेज ऑफ ICT एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, एटलीस्ट ये 2 पार्ट आपका नोन है अगर आप UGC नेट की प्रिपेयर कर रहे हो तो। अब डोमेन नॉलेज ये भी तो आपको आना ही चाहिए ना। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ऑन, तो सिलेबस जैसे दिया हुआ है उस तरीके से पढ़ना होगा, एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली NEP 2020। तो इन 3 चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है, एंड पेडागोगी तो आपको पढ़ना ही होंगे, बट पेडागोगी से सिर्फ 5 क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पर देखो पूरा मेंशन किया गया, कितनी अच्छी है यार, कितना अच्छा है, पूरा मेंशन किया गया है कि आपको जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपको 70 क्वेश्चंस आएगा, एंड पेडागोगी में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, और जो है NEP 2020 में आपका 5 क्वेश्चंस आएगा। तो टोटल हो गया आपका 80, इस मिला के हो गया कितना 130, ठीक है, 130 का टेस्ट हो गया। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। ओके, तो ये जो 20 मार्क्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब आपको 40% पढ़ना है, तो 20 का 40% कितना बनेगा, 20 का 40% आपका बन जाएगा, 20 का 40% कितना होगा, सिर्फ 8 आपको लाना है, ठीक है। 20 5 100 5 8 40, सॉरी 8 मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, किसमें, इन हिंदी इंग्लिश में। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा हिंदी उतनी बेकार है,
तो आपको 8 मिलने से काम बन जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना है कि देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो क्वालिफाइंग नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो मतलब आपको ईच लैंग्वेज में 40% पाना है, मतलब आपको 10 में से 40% पाना है। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो आपने ये सोचा कि सिर्फ इंग्लिश में है 8 मिल गया और हिंदी में 0, तब आप फेल हो गए। आपको हिंदी में भी 4 मिनिमम लाना है और इंग्लिश में भी मिनिमम 4 लाना है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब नोट किया है ना, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पीजीटीज पार्ट 1 to पार्ट 4 एंड 6 विल बी कॉमन। ओके, सो पार्ट 1 to पार्ट 4 एंड 6 विल बी कॉमन डेफिनेटली फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये जानने वाली बात नहीं है, हमारे सिर्फ जियोग्राफी से डिस्कस करें और बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन होगा ना, तो ये बात है। अब देखो ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स के बारे में हम देख लेंगे। तो इसका भी जो क्वेश्चन होगा 130 मार्क्स की होगा। अब इसमें भी रहेगा आपका रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। रीजनिंग यहाँ पर 20 रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पर ज़्यादा है। देखो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस था सिर्फ 10 मार्क्स का, यहाँ पर 30 मार्क्स का है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पर 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन रहेगा, तो वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तो थोड़ा डिफरेंस है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल 30 मार्क्स आपको लाना है और यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब ये मार्क्स भी आपको रैंक करने वक्त ऐड होगा इंग्लिश एंड हिंदी का। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो ये क्लरिकल वर्क में तो ये लगता है ना, असिस्टेंट कंप्यूटर नॉलेज। तो वहाँ पर भी कंप्यूटर में भी आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा भाई। क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, देखो रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा और उसके साथ कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, अब जनरल अवेयरनेस में क्या कहा जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, साइंस आ जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। और देखो इसका स्टेज 2 भी होगा, तो सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स के लिए स्टेज 2 भी होगा, जिसे हम कहते हैं टाइप राइटिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी पर्सनल कंप्यूटर ओनली। ठीक है, मतलब नॉट इन लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर ओनली। देन 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स शैल बी 20। तो यहाँ पर देखो 50 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिनमें से पासिंग मार्क्स रहेगा आपका 20। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, डेफिनेटली इसका सिर्फ आपको 20 पाने से हो जाओगे। ठीक है, कैंडिडेट्स मतलब ये मेरिट लिस्ट में आपको कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2 एंड टाइप राइटिंग टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो मतलब ये मार्क्स सिंपली आपका रैंक में मेरिट में ऐड नहीं होगा। अब इसमें फेल हो गया तो फेल हो गया। देन लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट का क्या, देखो एग्जाम पे ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स का एग्जाम होगा लैब अटेंडेंट का। एंड कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मतलब क्या होगा यहाँ पे, लैब अटेंडेंट का सब्जेक्ट क्या होगा, इसके बारे में तो बात नहीं किया गया है यहाँ पर। लैब अटेंडेंट के बाद कहीं पर हुआ था इसमें पहले, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब लैब अटेंडेंट तो नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट की तो बात नहीं किया गया। अरे बाबा, कहाँ है लैब अटेंडेंट की, तो सब्जेक्ट क्या कुछ नहीं बोला गया यहाँ पर। ठीक है, बाद में शायद होगा, देखते हैं जाके। चलिए, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया लैब अटेंडेंट। अब मार्किंग स्कीम क्या है ना, कोई नेगेटिव मार्क्स होगा तो ठीक है जरूर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्क दैट इज 0.25, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे, देखो 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्ड, राइट। तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट्स नीड टू मार्क ओनली वन ऑप्शन ऑन द ओमें सीट। ये सारे बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे। डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज, ये सारे चीज़ हमको नहीं चाहिए। नो ग्रीवेंस विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी एंटरटेन्ड, तो ये भी है कि आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। चलो, जो बोल दिया कि रिजल्ट फाइनल, तो रिजल्ट फाइनल मतलब आंसर की दे दिया, रिजल्ट फाइनल कर दिया, उसके बाद कोई नहीं, कुछ नहीं। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, तो द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दी फॉर ईच पोस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट, जैसे हमने पहले देखा था। एंड अपेंडिक्स 1 में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हमको नहीं चाहिए। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स,
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये बहुत बुरी हालत हो जाता है, ठीक है। 2 आवर्स से वहाँ पर जाके मतलब वेट करना पड़ता है पेपर आने के लिए, ठीक है। एंड देन ड्राफ्ट वर्क, तो ऑल कैलकुलेटिंग और राइटिंग वर्क टू बी डन ओनली इन द ड्राफ्ट शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर इन द एग्जामिनेशन। ये तो चलो क्या ही पर इसका। देन चैप्टर 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल रहेगा, पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो ये सारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से सुनना। देखो पहले तो एज आपका 50 ईयर से कम होना चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, बीएड डिग्री और 12 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको रहेगा, ठीक है, एज ए वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी और टीजीटी विथ मिनिमम 4 ईयर्स एज पीजीटी एंड अबव। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल होकर आपको रहना पड़ेगा पहले एंड 4 ईयर्स पीजीटी, ठीक है। देन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल एंड प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, ये डिज़ायरेबल है ऐसे, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलो, तो हम तो एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास अभी फ्रेशर्स हैं हम। देन पीजीटी के लिए हम देखेंगे, पीजीटी के लिए जियोग्राफी में टोटल कितना सीट्स है आपको याद है? याद है आपको जियोग्राफी में टोटल कितना सीट्स था? एक बार याद कर लेते हैं ना, जियोग्राफी में कितना टोटल सीट्स था। तो देखो जियोग्राफी में टोटल सीट्स था 154, उनमें से ओबीसी में था सिर्फ 41, 154 सीट्स था। कंपटीशन बहुत हाई है यार, सिर्फ 41 सीट्स के लिए मतलब आपको 1500 पे करना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद सिलेक्शन काफ़ी हाई है। फीस कहाँ से लाए इतना फीस पता नहीं यार। देन ये तो चलो एज का छोड़ो, हमको कोई आता पता नहीं है एज अभी, ठीक है। देन ये देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट तो आपको चाहिए ही होगा, पोस्ट पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो सिर्फ बीए किया है वो लोग एप्लीकेबल मतलब एलिजिबल नहीं है। एंड कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबल या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपका बस, एंड जो है कि बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये दो आपका जो है क्वालिफिकेशन है चाहिए पीजीटी के लिए। एक तो आपका मास्टर्स डिग्री चाहिए होगा जिन सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहा हो, और दूसरा चीज़ आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। अभी भी हमारा बीएड का रिजल्ट नहीं है भाई, क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी पता नहीं, ठीक है। देन पीजीटी कंप्यूटर साइंस, चलो इसे छोड़ो। देन अकाउंटेंट देखो हमने बोला था कि हम जो जियोग्राफी है वो एलिजिबल शायद नहीं होंगे, तो ऐसे लिखा हुआ डिग्री ऑफ कॉमर्स में डिग्री चाहिए अकाउंटेंट होने के लिए। अब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें क्या कौन अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, तो मतलब 12th पास वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। और मिनिमम स्पीड जो होगा 35 वर्ड्स मिनट्स इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। तो टाइपिंग टेस्ट जो लिखा हुआ था वहाँ पर, तो आपको 20 मार्क्स लाना है वहाँ से, ठीक है, और पर मिनट आपको 35 वर्ड्स टाइप करना पड़ेगा। तो ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, आपको 12th पास करने से चल जाएगा। अब लैब अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं कि 10th क्लास पास विथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक। ये देखो लैबोरेटरी टेक्निक पे अगर आपका डिप्लोमा है, 10th क्लास पास है एंड लैबोरेटरी टेक्निक के लिए आप जो है डिप्लोमा किए हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो इन लैब अटेंडेंट के लिए कौन एलिजिबल है, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही एलिजिबल है, जिसके साइंस था 12th क्लास में, तो वो एलिजिबल होंगे। तो मेरा तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम था। चलो अब तो हमने देख लिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो बेसिकली हम जो ज्योग्राफी ग्रेजुएट है उसको स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो लोग होंगे वो सिर्फ पीजीटी में एप्लीकेशन कर सकते हैं और जेएसए में एप्लीकेशन कर सकता है, ठीक। अब जो है हम देख लेंगे कुछ और चीज़ें यहाँ पर है। एज रिलैक्सेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एंड बाकी आप पढ़ लेना आपके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई हमने लास्ट डेट देखा था, ठीक है। आप अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस ये करने की कोशिश मत करना। आप जो है पनिशमेंट, चलो कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारे कुछ हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं अगर आप अनफेयर मीन्स करोगे तो। देन यहाँ पर आती है आपका सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो देखो
सिलेबस तो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, क्या लग रहा है ऐसा ही। तो और क्या है देख लेंगे हम यहाँ पर, और क्या है देख लेंगे। ये क्या है, सर्टिफिकेट के लिए है, जिसको रिलैक्सेशन चाहिए, मान लो ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, तो हाँ जो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की फॉर्मेट दिया हुआ है वो आपको चाहिए होगा। ऐसा ही फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। देखो फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है। ये एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है ना, ये किसके लिए होगा, अंडरटेकिंग किसके लिए होगा, दैट वेयरिंग रोल नंबर, माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये शायद सबको लेना पड़ेगा क्या, आई होप सो ऐसा ही हो सकता है इससे। देन लिस्ट ऑफ एग्जाम, तो अप्लाई करते वक्त देख लेंगे हम। अभी के लिए हम एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप स्टेट के वाइज देख लेना एग्जामिनेशन सेंटर। देखो अंडमान निकोबार स्टेट एग्जामिनेशन सिटी पोर्ट ब्लेयर होगा, आंध्र प्रदेश। क्या सिर्फ एक ही सिटी होगा, तो हम देखो वेस्ट बंगाल वाले हैं तो कोलकाता जाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही सेंटर होगा, कोलकाता जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी एक दिक्कत वाली बात है, भाई इतना दूर कैसे जाए मतलब जाना आना बहुत मुश्किल हुआ है। ऐसे हर एक स्टेट के लिए तो जो है कैपिटल सिटी आपका दिया गया है, हर एक स्टेट की कैपिटल सिटी जो भी हो उन कैपिटल सिटी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये मान लो आप। देन एग्ज़ाम सिटी के बारे में भी आपको जानकारी मिल गया, मतलब बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट है बोल सकते हो यार, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए आज की डेट में। ओके, तो हमने देख लिया। अब हम सिलेबस पर एक बार देख लेंगे, नज़र डाल देंगे कि यार क्या सिलेबस है नहीं है। तो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ था यहाँ पर हम जाएंगे और सिलेबस को हम देखेंगे। खुलेगा कि नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा क्या, ठीक है। हम एक बार वीडियो को पॉज करते हैं, सिलेबस को डाउनलोड करते हैं। तो हमने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया है। अब देख लेंगे सिलेबस को। पीजीटी के लिए सिलेबस दिया हुआ है, तो देखो सिलेबस पीजीटी क्या है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन। तो ये बात याद रखना, इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन। कौन सी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अब रीजनिंग एबिलिटी, पाजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम्स। नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। तो आई होप टीचिंग एप्टीट्यूड ये सारे जो है बीएड में जो भी पढ़ रहे होंगे उसी को रिवाइज करके जाना। ऐसे सिलेबस बहुत ही कम है, इससे बहुत ही वास्ट टॉपिक्स कवर होंगे एग्ज़ाम के टाइम में। जो पेपर आएगा बहुत वास्ट टॉपिक से आएगा। देन एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड पेडागोगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जनरल इंग्लिश में आपका आएगा वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब। तो जनरल इंग्लिश मतलब आपका बेसिकली जो है ग्रामर वाला पार्ट्स आपका आएगा, ठीक है, वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन वाला नहीं है। अनसीन पैसेजेस भी रहेंगे, हालांकि ये देखो अनसीन पैसेजेस जैसे कि हमारे यूजीसी नेट में होता है ना, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक पैसेज जो होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका ग्रामर भी आएगा, इडियम्स फ्रेजेस भी आएगा, और जनरल हिंदी में भी आपका कुछ ग्रामर्स आपको आएगा, जैसे कि संधि, समास, विलोम शब्द, देन पर्यायवाची शब्द एंड सामान्यों और शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, देन मुहावरे, लोकोक्तियाँ। मेरे को हिंदी तो मेरा मदर टंग जो है बंगाली है, तो मैंने कुछ गलत पढ़ दिया तो माफ़ कर देना मेरे को हिंदी, तो इसलिए मेरे को हिंदी जो है अलग से भी पढ़ना पड़ेगा मैंने अगर अप्लाई किया तो। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस हम देख लेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पर सर्च करेंगे और सिर्फ जियोग्राफी ही देखेंगे, जियोग्राफी। बाकी अगर आपका सब्जेक्ट कुछ और है और फिर भी आप ये वीडियो देख रहा है तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, बट प्लीज़ आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरा जो जियोग्राफी टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं ये सारे PDF वहाँ भेज दूँगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आप
देख सकते हो। और ऐसे इसका वेबसाइट भी काफ़ी सुंदर है, सिर्फ पर लिस्ट किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आप वेबसाइट में जाकर भी इसे पढ़ सकते हो। तो देखो पीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस एक बार देख लेंगे। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, Geography as an integrating discipline as a science of special attributes, branches of geography, physical geography and human geography. Then आपका था the earth, origin and evolution of the earth, interior of the earth, earthquakes and volcanoes, causes, types, effects, distribution of oceans and continents, Wegener's continental drift theory and plate tectonics, landforms, geomorphic processes, weathering, mass wasting, erosion and deposition, soil formation. सारी चीज़ें फैमिलियर है, बट आपको अच्छे से फिर से रिवाइज करना है। जो भी चीज़ आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो, जो भी चीज़ मास्टर्स में पढ़े हो, वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, बट बहुत डिटेल में होगा। एंड क्लाइमेट जो होगा, एटमोसफेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एंड डेफिनेटली एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन एंगल, तो ये सारे क्लाइमेट है, वाटर है, हम रीड आउट नहीं कर रहे, बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो लाइफ ऑन द अर्थ है, देन इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजियोग्राफी है, एंड क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल है, हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ मैप्स रहेगा। तो ये सेक्शन एक बार देख लेते हैं। जियो स्पेशियल डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल डेटा, मैट्रिक्स, पॉइंट लाइन एरिया डेटा, मैप्स, टाइप्स, स्केल्स टाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल लिनियर स्केल, तो स्केल का जो हमने पढ़ा था चैप्टर, वो मैप प्रोजेक्शन वाली, ये भी आपको पढ़ना होगा अच्छे से। देन टोपोग्राफिक एंड वेदर मैप्स, ये देखो ये एक बेस्ट अच्छी सी डिटेल दिया हुआ है, टोपोग्राफिक एंड वेदर मैप्स, ये भी आपको अलग से पढ़ना होगा। और ये सारे चीज़ें आपको एनसीईआरटी में इन डिटेल मिल जाएगा। 11-12 की एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। देन पीपल जो होगा, दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आपका आ गया है। एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको मास्टर करना है। तो ये हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है। अब देखो सिलेबस, नेक्स्ट सिलेबस हम जो देखेंगे जेएसए का, तो नहीं देखा हुआ, तो जेएसए का एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये हमने जो है देख लिया। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कहाँ रहेगा वहाँ पर, ये क्या है, पीजीटी हिंदी, ठीक है, पीजीटी हिंदी हो गया। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज, तो अब हम देखेंगे कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जिसका सिलेबस है वो हम देख लेंगे। तो स्पेसिफिकली हम एप्लीकेबल था, एलिजिबल था सिर्फ जेएसए पोस्ट के लिए, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जो आप लैब अटेंडेंट के लिए होंगे, अकाउंटेंट के लिए भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी वही सारे चीज़ रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, ये तो सेम ही होगा ना, जनरल इंग्लिश ये भी सेम होगा। एंड देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट जेएसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स सिर्फ आपको एजुकेशन से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं बोला गया है, तो ये ध्यान रखना। अब जो है सब्जेक्ट नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट, टैक्सेशन, बजटिंग, जिस अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए होगा ये। अब सिलेबस अकाउंटेंट ही आपने पढ़ा, सॉरी। तो अब देखो सिलेबस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो वही सेम होगा। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सेम है। अब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, तो इनमें क्या पढ़ना है एक बार देख लीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपको पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज, वही जो था हमारा पीजीटी में भी था, आईसीटी वाला, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका रहेगा। और इसके साथ होगा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, स्टेज 2 में। देन सिलेबस लैब अटेंडेंट के लिए वही जनरल अवेयरनेस वगैरह, जनरल इंग्लिश। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मतलब लैब, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मतलब लैब क्या है, ठीक है। वो जो लिखा होता है ना, डिप्लोमा इन लैब करके कुछ लिखा हुआ था, तो वो आपको वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, या फिर यहाँ पर जो लिखा है देखो, नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ लैब, साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स एंड इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी। तो साइंस सब्जेक्ट्स के जो नॉलेज है वो आपका होगा। अगर आप मतलब आपको क्या है, डेफिनेटली साइंस स्ट्रीम से अगर कोई होगा तो उसका तो रहता ही है कि केमिस्ट्री रहता है, लाइफ साइंस रहता है, यानी बायोलॉजी रहता है, फिजिक्स रहता है, तो वही सारी चीज़ें शायद आपको पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारा जो मेन कॉन्सर्न यहाँ पर होगा कि जेएसए का सिलेबस, ठीक है, जो सेमी है, सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा और कंप्यूटर में भी, ठीक है। देन
और जो है आपका हमारा पीजीटी है। तो ये था सिलेबस, बाकी और कुछ है नहीं। आप जस्ट फॉर्म फिल कर दिए जितना जल्दी हो सके। पैसा बहुत लग रहा है एप्लीकेशन फ़ीस, तो वो एक प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है, बट मैं यही कहूँगा कि अगर आपको करना ही है तो मैनेज करके कर दीजिए और तुरंत प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने सारी चीज़ें सिलेबस जो भी है मैंने आपको सब डिस्कस कर दिया। और इन पीडीएफ्स को डेफिनेटली मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो एक बार आपको दिखा देती हूँ। टेलीग्राम चैनल क्या है, जो वहाँ से आपको मिल जाएगा सारे पीडीएफ्स। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, किरण देन _जियोग्राफी। ये सर्च करोगे तो कैरियर विद जियोग्राफी बोल के एक चैनल आ जाएगा, जिसे आप जो है यहाँ पर मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। अभी कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।